हम बात कर रहे थे राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताओं के बारे में। बहुत सी सभ्यताओं के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे आती है एक सभ्यता है बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बागोर सभ्यता। सबसे पहले अगर हम बात करें, कोई भी जो सभ्यता है वो कहां पर है, उसका स्थान क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है उसमें। और सामान्यतः कोई भी जो सभ्यता है वो किसी नदी के किनारे है, वो विकसित होती है। तो इसमें नदी कौन है? और अगर हम बात करते हैं इसके उत्खननकर्ता, तो ये जो चार बातें यहाँ हर सभ्यता की इंपॉर्टेंट होती है। कहां पर स्थित है और नदी कौन सी है, क्योंकि कोई भी सभ्यता है वो किसी भी नदी के किनारे क्या होती है, विकसित हुई है। और इसके उत्खनन करता यानी इस सभ्यता की खोज की, तो इसके जो प्रमाण प्राप्त किए वो किसने प्राप्त किए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बागोर सभ्यता, तो ये जो बागोर स्थान है, कौन सा स्थान है? बागोर। और ये जो बागोर स्थान है ये राजस्थान में कहां पर स्थित है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये राजस्थान की भीलवाड़ा, कौन सा? भीलवाड़ा में स्थित है। तो ये हो गया इसका स्थान। अगर हम नदी की बात करें तो राजस्थान की कोठारी नदी के किनारे जो ये सभ्यता है ये विकसित हुई है। अगर हम इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो इसमें सामान्यतः जो मुख्य उत्खननकर्ता थे वो क्या थे? डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र। याद रखिएगा, वीरेंद्र नाथ मिश्र। और इसके जो दूसरे सहयोगी जो थे उत्खननकर्ता में, जो दूसरे जो सहयोगी थे उनका नाम क्या था? एल.एस. लेशनिक। ध्यान से समझिएगा, एल.एस. लेशनिक। तो इस तरीके से ये तीन बातें इंपॉर्टेंट ध्यान रखो किसी भी सभ्यता से संबंधित, कि जो बागोर सभ्यता है वो कहां स्थित है। तो बागोर सभ्यता राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई है। और इसके उत्खननकर्ता थे वो कौन थे? डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र। और दूसरे कौन थे? एल.एस. लेशनिक। तो ये तीनों चीजें विशेष रूप से आप ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं कि जो बागोर सभ्यता है उसका उत्खनन स्थल की बात करें तो एक टीला था जिसका क्या किया गया? उत्खनन किया गया। एक टीला था जिसका उत्खनन किया गया। इस टीले का उत्खनन किया गया, इस स्थान का उत्खनन किया गया जिसके दौरान हमें बागोर सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए। ये जो उत्खनन स्थल है इसको कहा गया है महासतियों का टीला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है इसको? महासतियों का टीला। महासतियों का टीला। क्या कहा गया इसे? महासतियों का टीला है ये कहा गया है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि जो उत्खनन स्थल है बागोर सभ्यता का, उसका नाम क्या है? महासतियों का टीला। एक चीज आप और देखिए कि एक तो है महासतियों का टीला, प्रश्न पूछा जा सकता है, परीक्षा में आया भी है कि महासतियों का टीला किससे संबंधित है? तो वो बागोर सभ्यता का क्या है? उत्खनन स्थल है। अगर हम बात करें, एक शब्द आता है महासतिया, ये तो हो गया महासतियों का टीला। आपने सुना ही होगा, एक शब्द आया होगा आपके सामने, महासतिया। क्या शब्द आया है? महासतिया। अगर महासतिया अलग है और महासतियों का टीला है वो अलग है। अगर हम महासतिया की बात करें तो ये जो मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश था, कौन सा वंश? सिसोदिया जो वंश था उसका जो शाही शमशान स्थल था, यानी सिसोदिया वंश का सिसोदिया वंश का शाही शमशान जो स्थल था, शमशान स्थल, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है महासतियां। ये चीज ध्यान रखिएगा आप, महासतियां अलग है
और महासतियों का टीला अलग है। अगर आपसे पूछा जाए महासतियों के बारे में, तो महासतिया तो है, वो तो है सिसोदिया वंश जो था उसका शाही जो शमशान स्थल घाट या शमशान स्थल है उसको महासतिया कहा जाता है। जबकि महासतियों का टीला वो क्या चीज है, जो बागोर सभ्यता है उसका जो उत्खनन स्थल है उसको क्या कहा जाता है, महासतियों का टीला। अब बात आती है कि जब इसका उत्खनन कार्य किया गया तो इससे संबंधित हमें क्या क्या प्रमाण प्राप्त हुए उसके बारे में, यानी इसकी जो उत्खनन के दौरान बागोर सभ्यता के अंदर हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो उसके बारे में हम बात करें कि यहाँ सबसे पहले राजस्थान में सर्वप्रथम यहाँ जो कृषि किसकी बात कर रहे हैं, कृषि के जो प्रमाण मिले हैं वो सर्वप्रथम कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, बागोर सभ्यता में ही प्राप्त हुए हैं। यानी राजस्थान में सर्वप्रथम प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के प्रमाण, कृषि व पशुपालन के प्रमाण जो प्राप्त हुए हैं वो कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, बागोर सभ्यता। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रमाण है इसका या विशेषता है अगर हम बोलें तो क्या है कि अगर हम बात करें राजस्थान में सर्वप्रथम प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो कहां प्राप्त हुए हैं, बागोर सभ्यता के अंदर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां जो उपकरण मिले हैं या जो अवशेष मिले हैं वो कौन से मिले हैं, मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि यहां जो उपकरण मिले हैं, उपकरण वो मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं, काल के उपकरण। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो मध्य पाषाण काल है उसके उपकरण कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, तो ये कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, बागोर सभ्यता। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा कि मुख्य जो दो आया शुरुआत में इसके प्रमाण की बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो यहीं से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां जो मध्य पाषाण काल के क्या है अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां जो औजार प्राप्त हुए हैं, यहां जो औजार और उपकरण प्राप्त हुए हैं, औजार व उपकरण वो किस चीज के बने हुए थे, पत्थर। किस चीज के बने हुए हैं, यहां जो औजार और जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो यहाँ किसके प्राप्त हुए हैं, ये पत्थरों से बने हुए हैं। तो यहाँ औजार व उपकरण किससे बने, पत्थरों से निर्मित यहाँ औजार और उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसे आदिम संग्रहालय या आदिम संस्कृति संग्रहालय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आदिम संस्कृति संग्रहालय तो ये इंपॉर्टेंट मुख्य जो चार इसमें क्वेश्चन जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एक बार फिर बागोर सभ्यता स्थल के बारे में। जो बागोर सभ्यता स्थल है, कोई भी सभ्यता स्थल उसमें तीन बातें विशेष होती है शुरुआत से कि उसका स्थान है वो क्या है, इसकी किस नदी के किनारे ये विकसित हुई होगी और इसके उत्खननकर्ता कौन है। कोई भी सभ्यता है वो किसी न किसी नदी के किनारे विकसित होती है और किसी व्यक्ति के द्वारा इसकी खोज या उत्खनन का कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बागोर जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ है, बागोर नामक स्थान है भीलवाड़ा के अंदर। और कौन सी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे ये विकसित हुई थी और इसके उत्खननकर्ता कौन थे, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र और उनके सहयोगी थे LS लेस्निक। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो बागोर सभ्यता है उसका जो उत्खनन स्थल था जहां पे उत्खनन कार्य किया गया वो किया गया था एक टीले के ऊपर जिसका नाम था महासतियों का टीला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि महासतियों का टीला किससे संबंधित है, बागोर सभ्यता से है दोस्तों। या ये पूछ लिया जाए कि बागोर सभ्यता स्थल जो था उस टीले का नाम क्या था, तो महासतियों का टीला। अब एक बात और आती है कि महासतियों का टीला और एक शब्द आता है महासतिया, ये दोनों में अंतर है। महासतिया
क्या थी कि जो मेवाड़ में सिसोदिया वंश ने जो शासन किया था, तो सिसोदिया वंश का जो शाही शमशान स्थल था उसको कहा गया था महासतिया। जबकि महासतियों का टीला है वो क्या है, बागोर सभ्यता है, उसका उत्खनन स्थल है वो क्या है, महासतियों का टीला। अब हम बात करते हैं कि बागोर सभ्यता है, इसका जब उत्खनन का कार्य किया गया तो इससे मुख्य जो प्रमाण प्राप्त हुए, इसमें राजस्थान में प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि राजस्थान की किस सभ्यता में सबसे प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो वो प्राप्त हुए हमारी बागोर सभ्यता के अंदर। इसी तरीके से यहाँ के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो मध्य पाषाण काल के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल संबंधित कौन सी थी, बागोर सभ्यता। इसके अलावा यहाँ के जो औजार और उपकरण प्राप्त हुए दोस्तों, वो किस चीज के प्राप्त हुए, पत्थरों से निर्मित। यानी यहाँ के जो लोग थे वो पत्थरों से औजार है वो उपकरण और औजार तैयार करते थे, इसलिए यहाँ पत्थरों का उपयोग किया जा रहा था, इसलिए इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। तो इस तरीके से छोटी सी सभ्यता थी बागोर सभ्यता। आगे हम बात करते हैं अन्य सभ्यता की, वो है हमारी रेड सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, रेड सभ्यता। इसके बारे में ये भी एक छोटी सी सभ्यता है राजस्थान की, रेड सभ्यता। किस सभ्यता की बात कर रहे हैं हम, रेड सभ्यता, रेड सभ्यता। तो दोस्तों बिल्कुल उसी तरीके से जो रेड है उसके बारे में वही हमारे तीन मुख्य जो क्वेश्चन आते हैं प्रारंभ में, वो होंगे कौन कौन से होंगे कि स्थल है वो कहाँ है, यानी स्थान आ गया, इसमें कौन सी नदी के किनारे होगा, और इसके उत्खनन करता। तो ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बारे में हर सभ्यता के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले रेड स्थान की बात करें तो रेड स्थान है वो कहां पर स्थित है, बिल्कुल दो नामों से रेड सभ्यता है और दो नामों पर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, क्या है, टोंक। तो रेड सभ्यता कौन से स्थान पे है, टोंक पे है। और नदी अगर जैसे टोंक और रेड दो इस अंकों का आया, उसी तरीके से ये भी ढील नदी जो थी उसके किनारे है, वो कौन सी सभ्यता है, रेड सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे है, ढील नदी के किनारे। अगर हम बात करते हैं इसके उत्खननकर्ता की, तो इसके उत्खननकर्ता उसी तरीके से दो थे। कौन कौन से थे भी, एक तो थे इनके दयाराम साहनी। कौन थे भी, दयाराम साहनी। और दूसरे थे केदारनाथपुरी। कौन थे भी, केदारनाथपुरी। तो ये जो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आगे इसमें कौन कौन से, जो रेड सभ्यता स्थल है वो कहां पर स्थापित है, तो रेड सभ्यता दो अंकों का नाम है, उसी तरीके से याद रखिएगा जिला भी कौन सा है इसका, टोंक। रेड सभ्यता भी दो अंकों से बनी हुई है, उसी तरीके से याद रखने के लिए याद आप रखोगे कि जो नदी है उसका नाम भी क्या था, दो अंकों पे ही था, वो थी कौन सी, ढील नदी। अगर हम इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो इसके जो उत्खनन करता थे वो थे इसके दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी। ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं कि यहाँ जो रेड सभ्यता में उत्खनन के दौरान जो प्रमाण मिले हैं वो क्या है, उत्खनन के दौरान जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है। उसकी अगर हम बात करें यानी इस रेड सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले नंबर 1 यहाँ मालवा गणराज्य, कौन सा, मालवा गणराज्य के अवशेष प्राप्त हुए, गणराज्य के अवशेष प्राप्त हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले जो इसमें उत्खनन के दौरान जो प्रमाण प्राप्त हुए थे वो क्या थे, मालवा गणराज्य के अवशेष। और अवशेष की बात करें तो अवशेष में क्या प्राप्त हुए, यहाँ सिक्के। तो यानी एक इंपॉर्टेंट विशेषता ये हो गई कि उत्खनन के दौरान मालवा जो गणराज्य है उसके क्या प्राप्त हुए हैं, सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के, आहत मुद्राएं,
चांदी की आहत मुद्राएं, और जिसे हम कहा जाता है पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के, ये जो है बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, यानी यहाँ लगभग कुल मिला के 3075 सिक्के मिले हैं। लगभग कितने मिले हैं? 3075 जो आहत मुद्राएं या पंचमार्क सिक्के यहाँ से सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसलिए ये जो इतनी अधिक मात्रा में ये जो पंचमार्क सिक्के और आहत मुद्राएं अन्य सभ्यताओं से भी प्राप्त हुई है, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में एक सभ्यता स्थल से जो अधिकतम सिक्के प्राप्त हुए हैं वो रेड सभ्यता से ही हमें प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसे जो भारत का प्राचीनतम टाटा नगर कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? भारत का या एशिया का ले लीजिए प्राचीनतम टाटा नगर, टाटा नगर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्राचीनतम टाटा नगर किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है रेड सभ्यता को। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में एक साथ जो आहत मुद्राएं या चांदी के जो पंचमार्क सिक्के हैं वो प्राप्त हुए, और कितने प्राप्त हुए थे? 3075। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो इसीलिए इतने अधिक मात्रा में यहाँ जो सिक्के प्राप्त हुए, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भारत का प्राचीनतम टाटा नगर। इसके अलावा यहाँ नंबर 4 देखिए, यहाँ जो सामग्री प्राप्त हुई है, यहाँ क्या प्राप्त हुई है? सामग्री जो प्राप्त हुई है, सामग्री, यहाँ जो सामग्री प्राप्त हुई है वो किससे निर्मित है? लोहे, यानी लोहे के बारे में भी ये जानते थे। तो यहाँ ये है एक लोहे कालीन सभ्यता है। यहाँ जो सामग्री या उपकरण मिले हैं वो मिले हैं किसके? लोहे के जो उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो मर्ण मूर्तियां जो प्राप्त हुई है, यहाँ क्या प्राप्त हुई है? मर्ण मूर्तियां जो प्राप्त हुई है, मर्ण मूर्तियां, जो मर्ण मूर्तियां प्राप्त हुई है ये कौन सी शैली की थी? मथुरा शैली की मर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। मथुरा शैली की जो मर्ण मूर्तियां हैं वो प्राप्त हुई। इसी सभ्यता स्थल की अगर हम बात करें तो बंदर के समान बर्तन बने हुए, बंदर के समान बर्तन, बंदर के बर्तन है वो रेड सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और इसी सभ्यता की अगर हम बात करें तो जो इमारतें हैं, आलीशान इमारतों के अवशेष, आलीशान इमारतों के अवशेष, आलीशान इमारतों के अवशेष, इमारतों के अवशेष हैं वो भी हमें कौन सी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? रेड सभ्यता स्थल से ही प्राप्त हुए। इसके अलावा जो यूनानी शासक अपोलो थे उसके द्वारा उसकी प्रिंटेड जो हवन सिक्के हैं वो भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। हवन सिक्के प्राप्त हुए। कौन से सिक्के प्राप्त हुए? हवन सिक्के। और ये जो हवन सिक्के जो हमें प्राप्त हुए हैं ये किसके द्वारा खंडित प्राप्त हुए हैं? ये किसके द्वारा खंडित थे? ये एक यूनानी शासक था अपोलो, यूनानी शासक अपोलो, यानी यूनानी शासक जो अपोलो था उसके जो प्रिंटेड थे हवन सिक्के वो इस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए। तो रेड एक छोटी सी सभ्यता, इसके बारे में हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि रेड स्थान कहाँ है? टोंक। अब टोंक रेड भी 2 अक्षरों से, टोंक भी किस नदी के किनारे? एक नदी है ढील नदी, तो वो भी 2 अंकों से। तो ये चिन्ह याद रखोगे। रेड सभ्यता स्थल है वो कहाँ पे है? टोंक राजस्थान। और कौन सी नदी के किनारे? ढील नदी के किनारे। और उत्खनन करता है इसके उत्खनन करता की अगर बात करें तो उत्खनन करता दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्खनन के दौरान जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं इसमें मालवा गणराज्य के अवशेष प्राप्त हुए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए पूछ लिया जाता है कि मालवा गणराज्य के अवशेष या अवशेष के रूप में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुए? रेड सभ्यता में। इसके अलावा रेड सभ्यता के उत्खनन के दौरान चांदी की आहत जो मुद्राएं यानी पंचमार्क सिक्के हैं वो एक बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए, यानी लगभग 3075 सिक्के यहाँ से प्राप्त
प्राप्त हुए, इसलिए इतनी अधिक मात्रा में सिक्के तो अन्य सभ्यताओं से भी प्राप्त हुए थे, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में सिक्के केवल हमें रेड सभ्यता से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे प्राचीनतम भारत का टाटा नगर भी कहा गया है। इसके अलावा इसी सभ्यता स्थल से जो सामग्री उपकरण बने हैं वो लोहे से निर्मित मिले हैं, इसलिए ये जो एक लोहाकालीन सभ्यता है वो भी इसको माना गया है। इसके अलावा इस सभ्यता स्थल से जो मरण मूर्तियां मिली है वो कौन सी शैली से निर्मित है? मथुरा शैली से निर्मित है। और बर्तन के समान, बंदर के समान जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वो भी कहां से प्राप्त हुए हैं? रेड सभ्यता से प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट है कि बंदर के समान बर्तन किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो रेड सभ्यता। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि आलीशान इमारतों के अवशेष अगर केवल प्राप्त हुए हैं तो वो प्राप्त हुए हैं रेड सभ्यता से, आलीशान इमारतों के अवशेष। उसी तरीके से दोस्तों हवन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जो यूनानी शासक अपोलो थे उनके द्वारा जो खंडित जो सिक्के थे वो हमें रेड सभ्यता से प्राप्त होते हैं। इस तरीके से ये दो हमारे जो सभ्यताएं थी वो कंप्लीट होगी। आगे फिर अन्य जो